हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होगी ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको दो पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूँ। पहला पॉइंट ये है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है क्या वो डीसी सप्लाई के साथ काम करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये है कि हाँ, डीसी सप्लाई के साथ ट्रांसफार्मर हमारा काम नहीं करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर हमारा सिर्फ एसी सप्लाई के साथ ही काम करता है। पहले क्वेश्चन का आंसर यही है। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि डीसी सप्लाई के साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम आती है ट्रांसफार्मर में कि वो काम नहीं कर पाता है, या फिर क्या रीज़न है उसका काम ना करने का डीसी सप्लाई के साथ। तो ये हमारा जो क्वेश्चन होगा मेनली ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी वीडियो के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट हम कवर करेंगे किस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर एसी सप्लाई के केस में, और कैसे उसकी हेल्प से हम सेकेंडरी साइड में उस मतलब ईएमएफ जनरेट कर पा रहे हैं, वोल्टेज को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा मैं थोड़ा थोड़ा इसमें। और साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ मैं कि आपको डीसी सप्लाई में किस तरीके से बिहेव कर रहा है हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या पार्ट्स हमारे हैं इंटरनल। तो सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ अभी इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पे एक होता है हमारा लैमिनेटेड कोर, एक होता है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, एक होता है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोस्तों ये जो लैमिनेटेड कोर है इसका मतलब ये है कि हमने इसमें जो कोर बनाई हुई है इस कोर के अंदर लेमिनेशंस यूज़ की हुई हैं। लेमिनेशंस क्यों यूज़ करते हैं? जिससे कि हमारे कोर लॉसेज कम से कम हो। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा एडी करंट लॉसेज। ठीक है, एडी करंट लॉसेज हमारे क्या होता है, इसके अंदर हमारी जो करंट है वो करंट इसके कोर के अंदर घूमती रहती हैं, सर्कुलेट करती रहती हैं, और उनकी वजह से हमारे लॉसेज होते हैं। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ जस्ट। तो इसमें क्या है, कोर के अंदर जो हमारे एडी करंट्स घूमते रहते हैं, एडी करंट की वजह से एडी करंट लॉसेज होते हैं। तो उन सबको हमें रिड्यूस करना है, तो हम क्या करते हैं, लेमिनेशंस 0.35 mm थिकनेस की लेमिनेशंस हम यूज़ करते हैं, और इन लेमिनेशंस की हेल्प से हम कोर तैयार करते हैं। अब दोस्तों इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा वाइंडिंग्स। तो वाइंडिंग हमारी दो तरीके की वाइंडिंग होती है इसमें, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग हमारी इनपुट साइड होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी आउटपुट साइड होती है। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में हमें इनपुट सप्लाई देनी है और सेकेंडरी वाइंडिंग से हमें आउटपुट को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अब जो होता है किस तरीके से, मतलब जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है ये सब कैसे होता है। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग हमारी, इसमें हम इनपुट सप्लाई देंगे, चाहे हम सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं, थ्री फेज ट्रांसफार्मर है तो थ्री फेज सप्लाई देंगे। तो उसमें क्या है, हमने क्या किया, सप्लाई दी, वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया। अब आपको पता होगा कि किसी भी कॉइल हो चाहे कोई भी कंडक्टर हो उसका एक अपना रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस के बेसिस पे आपने पढ़ा होगा आई इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, ओम्स लो। तो ओम्स लो से आई इक्वल टू वी बाई आर से हमारा जब भी कहीं वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम क्लोज सर्किट के अंदर तो उसमें करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक क्लोज सर्किट बन रहा है वाइंडिंग जो है हमारी, तो ये क्या है, इसमें एक करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है वो ये है कि जहाँ पे भी करंट आएगी वहाँ पे हमारा फ्लक्स आ जाता है। कैसे? आप लोगों ने सुना होगा ना, एल इक्वल टू एन फाइव बाई आई एक रिलेशन होता है हमारा। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या है कि हमारा जब भी किसी कोयल के अंदर या फिर कंडक्टर के अंदर या इंडक्टर के अंदर हमारी अगर करंट फ्लो कर रही है तो करंट फ्लो करने के बाद उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। तो सेम तरीके से क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, ई इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है हमारा ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है फैराडे लॉ का, इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर फ्लक्स आ गया तो फ्लक्स में, अब देखो एसी सप्लाई के अंदर क्या है आपका, ऐसा तो नहीं है कि फिक्स कांस्टेंट सप्लाई है, यहाँ पे तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी सेम होती है, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड वेरी करता रहता है। तो इसकी वजह से अगर करंट का एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, देखो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड वेरी करेगा तो करंट का एम्पलीट्यूड भी सेम तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि आई इक्वल टू वी बाई आर वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगा। तो जब करंट बढ़ेगा तो फिर हमारा फ्लक्स पे भी इफेक्ट आएगा सेम तरीके से, करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट कम होगा तो फ्लक्स कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो करंट है उस पर ही डिपेंड कर रहा है फ्लक्स। तो इसका मतलब फ्लक्स भी हमारा चेंज हो रहा है टाइम के साथ।
तो डी फाई बाई डी टी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, इसकी वजह से ये देखो एसी सप्लाई के अंदर ये मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा करंट का मैग्नीट्यूड वेरी करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्लक्स भी वेरी करेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एक ईएमएफ ई जनरेट हो जाता है प्राइमरी साइड में, और ये जो ईएमएफ है इसकी वजह से ही क्या होगा तुम्हारा जो, और देखिए जो हमारा कोर है, इस कोर के अंदर भी वो फ्लक्स आएगा। तो जब कोर के अंदर फ्लक्स आएगा तो फ्लक्स पूरी कोर के अंदर एक सर्कुलर पाथ पकड़ लेगा और सर्कुलर पाथ में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कोर के अंदर से, तो कोर क्या है हमारा, एक तरह से देखा जाए तो कंडक्टिंग पार्टी है, तो इसके अंदर से फ्लक्स यहाँ पे फ्लो कर पाएगा। ठीक है, आयरन वाली चीज़ों में जो भी आयरन से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सब में फ्लक्स हमारा मूव कर सकता है। तो इसमें भी क्या करेगा, ये कंडक्टिंग पाथ इसको मिल जाएगा, उसके हेल्प से ये सेकेंडरी साइड तक पहुंच जाएगा। अब सेकेंडरी साइड में हमारी वाइंडिंग्स मिलेंगी। अब इन वाइंडिंग के अंदर जब फ्लक्स हमारा फ्लो करेगा तो इन फ्लक्स में भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिलेगा ही। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिलेगा, लेकिन नंबर ऑफ वाइंडिंग्स यहाँ पे डिफरेंट होंगी। अब अगर देखो जितनी ज़्यादा वाइंडिंग उतना ज़्यादा वोल्टेज, आपको मैंने बता दिया रिलेशन एन डी फाई बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो कांस्टेंट ही होगा इधर भी, लेकिन एन जो होगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन वाइंडिंग पे डिपेंड करेगा हमारा वोल्टेज। कितना वोल्टेज प्राइमरी में आ रहा है वो भी हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, और कितना वोल्टेज हमारा सेकेंडरी में आ रहा है वो भी हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पे ही डिपेंड करता है। तो ये तो था एसी सप्लाई के साथ बिहेवियर। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, और ये जो वोल्टेज होगा हमारा, ये स्टेप अप या स्टेप डाउन होकर हमें मिलेगा, क्योंकि जो प्राइमरी में अगर ज़्यादा कोई, जैसे ये वाला है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें प्राइमरी साइड में कम टर्न्स है, 4 टर्न है, और सेकेंडरी साइड में हमारे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं। तो इसलिए हमारा जो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज होगा वो ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी साइड। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं वोल्टेज को इसने स्टेप अप कर दिया है, और जो वोल्टेज है हमारा वो ज़्यादा हो गया है। दोस्तों यहाँ पे भी आपको और अच्छे से समझना आया है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज V1 आपने अप्लाई किया, उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी करंट I1 फ्लो होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक फ्लक्स जनरेट होगा जो कि आपको दिख रहा है। इस फ्लक्स की वजह से EMF यहाँ पे जनरेट होता है, प्राइमरी EMF, और ये जो फ्लक्स है ये आपका सेकेंडरी साइड में भी सेम तरीके से जब कोर के अंदर से मूव करते हुए चला जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा वो सेकेंडरी साइड में आ जाएगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से हमारा EMF जनरेट हो जाता है। EMF जनरेट होगा तो मतलब एक तरह से वोल्टेज जनरेट हो गया सेकेंडरी साइड में, और यही था हमारा ट्रांसफार्मर का फंक्शन। अब ये स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन होगा, ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा कि हमने जो वाइंडिंग है उसके अंदर टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा रखे हैं कि सेकेंडरी में ज़्यादा रखे हैं। तो अगर हमारा सेकेंडरी में वोल्टेज कम होकर मिल रहा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, अगर सेकेंडरी साइड में वोल्टेज बढ़ के मिल रहा है तो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, तो ये तो था AC सप्लाई के साथ बिहेवियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं DC सप्लाई के साथ बिहेवियर। तो दोस्तों DC सप्लाई मतलब कि एक तरह से कांस्टेंट सप्लाई, ये इस तरीके से हमारी सेम सप्लाई चलती रहती है, ना इसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है तो उसको जीरो फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब जीरो इन केस ऑफ DC सप्लाई। तो जब इसमें कोई फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है तो उस केस में हमारा क्या होगा, देखिए कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट करंट, जब कांस्टेंट करंट होगा तो कांस्टेंट फ्लक्स होगा, जब कांस्टेंट फ्लक्स होगा तो मतलब उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो EMF जनरेट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, d∅dt से। ठीक है, E जो होता है हमारा वो क्या होता है, N(d∅dt)। ठीक है, माइनस का साइन वो मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ, लेंज लॉ की हेल्प से आता है वो, तो ये लगा दिया चलिए, -N(d∅dt)। अब यहाँ पे DC सप्लाई के केस में क्या है, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट कांस्टेंट रहेगी, करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ ही नहीं यहाँ पे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इसका मतलब वोल्टेज क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। तो वोल्टेज जीरो होने का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे एक तरह से हमारा जो कॉइल है वो हमारी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, हमारा जो मतलब वाइंडिंग है वो हमारी एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगी इस केस में, ऐसा यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो इसमें कोई फ्रीक्वेंसी होती नहीं है। ठीक है, DC सप्लाई के केस में जीरो फ्रीक्वेंसी है, तो जब जीरो फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे हमारा क्या है, ओमेगा क्या होता है, 2πf होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये 2πf में 2π इंटू एफ की वैल्यू होगी जीरो, तो मतलब यहाँ पे 2π इंटू जीरो मतलब ओमेगा हो गया हमारा जीरो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 रेडियन पर सेकेंड होगी। ठीक है, उसके बाद हम अगर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं तो हम लोगों ने पढ़ रखा है एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। अब ओमेगा कितनी थी हमारी, जीरो, और आ गया एल से मल्टीप्लाई, तो एक तरह से एक्सएल हमारा कितना हो गया, जीरो। ठीक है, 0 ओम हो गया एक्सएल। एक्सएल क्या है हमारा, इंडक्टिव रिएक्टेंस।
तो इसका मतलब दोस्तों आप लोगों ने सुन रखा होगा जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन तो आप लोगों ने सुना होगा, जेड इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है हमारा, अगर हम डीसी सप्लाई के केस में देख रहे हैं तो एक्सएल कितना है हमारा 0, तो इसका मतलब यहाँ से जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा आर, ठीक है। जेड हमारा प्योरली रजिस्टिव हो गया इन केस ऑफ डीसी सप्लाई, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस हमारा कम हो गया डीसी के केस में, क्योंकि एक्सएल की वैल्यू 0 होगी। अब हम एसी के केस में देखते हैं तो एसी में हमारी फ्रीक्वेंसी 0 तो नहीं होगी, 50 हर्ट्ज होती है। तो फ्रीक्वेंसी अगर हमारी 50 हर्ट्ज है तो वहाँ पे ओमेगा एल की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और एक्सएल की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और एक्सएल की वैल्यू आएगी तो यहाँ से जेड जो होगा वो हमारा कितना होगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका क्या कह सकते हैं हम इसमें, ठीक है, इसमें हम ये बोल सकते हैं ना कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी जो हमारा इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब एसी सप्लाई के अंदर हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डीसी सप्लाई, ठीक है। जेड इज़ हाई इन केस ऑफ एसी एंड जेड इज़ लो इन केस ऑफ डीसी। अब दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा इम्पीडेंस के रिवर्स इफ़ेक्ट होते हैं करंट पे, तो अगर हमारा रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस ज़्यादा होगा तो करंट हमारी कम हो जाएगी, अगर इम्पीडेंस ज़्यादा होगा सॉरी कम होगा तो ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब एसी सप्लाई के केस में हमारी कम करंट फ्लो करेगी, डीसी सप्लाई के केस में ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये सेम बिहेवियर दिखा रहा है। यहाँ पे भी हाई करंट कब फ्लो करती है, जब हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, और लो करंट कब फ्लो करती है, जब हमारा ओपन सर्किट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो हमारी जो कोयल है, वाइंडिंग है, वो हमारी एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, और उस केस में हमारा ट्रांसफार्मर जल भी सकता है। तो इसलिए हम कभी भी डीसी सप्लाई पे ट्रांसफार्मर को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इस केस में हमारा ट्रांसफार्मर जल सकता है, उसके अंदर से हाई करंट फ्लो करेगी और जो इंड्यूस्ड डीएमएफ होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।